बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक। हमने 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है जो कि स्टोइचियोमेट्री है। लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट्स के सिंबल और कंपाउंड के फार्मूलों को जो है वो रिप्रेजेंट करना, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इट टेल्स अस अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताती है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, किसी भी इक्वेशन में या रिएक्शन में जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट जो होते हैं वो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे हमेशा लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट्स, दोज आर प्रोड्यूस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होंगी, नई बन रही होती हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो है इक्वेशन के राइट साइड पे लिखे जाते हैं। अब रिएक्टेंट जो है, इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक एरो लगाते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमने रिएक्टेंट लिखे हैं और जो राइट साइड होती है उसमें प्रोडक्ट होते हैं। अब सर एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एलुमिनियम है और इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से, तो एलुमिनियम ऑक्साइड बन गए यहाँ पे Al2O3। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट है और Al2O3 जो है वो प्रोडक्ट है। पॉइंट्स फॉर राइटिंग इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए में क्या क्या कुछ ज़रूरी होती है, यानी उसको इक्वेशन को लिखने के लिए ना चंद एक बातें जो है हमें याद रखना ज़रूरी हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो केमिकल इक्वेशन होगी ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को जो है वो ओबे करना ज़रूरी है उसका। और ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के मुताबिक ना तो कोई एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो, ना ही कोई एटम जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ़ एटम जो होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट फार्मूला, कंपाउंड के जो हम फार्मूला लिखेंगे केमिकल इक्वेशन में वो दुरुस्त होने चाहिए। करेक्ट मोल रेशो, और कंपाउंड की जो रेशो हो उसको भी सही लिखना है, यानी कि जितनी रिएक्टेंट्स की रेशो है वो लिखेंगे और जितनी प्रोडक्ट्स की आ रही है तो वो हम लिखेंगे। करेक्ट रेशो लिखनी ज़रूरी होगी। उसके बाद पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। अब जो केमिकल इक्वेशन है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को भी शो कर रही हो कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, आइदर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये उसका डायरेक्शन को भी शो करती हो। फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो केमिकल इक्वेशन है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फ़िज़िकल स्टेट को भी एक्सप्लेन करती हो। फिज़िकल स्टेट क्या होती हैं? जैसे कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके लिए हम S यूज़ करते हैं, लिक्विड सब्सटेंस है तो उसके लिए L यूज़ कर लेते हैं, गैस है तो उसके लिए G यूज़ करते हैं, या कोई एक्वस मीडियम तो उसके लिए AQ सिंपली लिखते हैं। एक्वस मीडियम क्या होता है? किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का जो है वो पानी के अंदर जो सोल्यूशन होगा उसको एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। ये रिएक्शन है हमारे पास जिंक और H2SO4 का, और यहाँ पे जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में है। और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो इससे जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होता है। ये एक साल्ट है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, एंड H2 जो है वो गैस है, ये गैशियस फॉर्म में होगी। अब इनकी मोल रेशो देख लेते हैं। इसके अलावा ये इनका जो सिंबल्स हैं, Zn, जिंक के लिए Zn होता है, और अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है तो उसका जो फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला H2SO4 होता है। ZnSO4 ये भी एक आयनिक कंपाउंड है तो इसका जो फार्मूला होता है वो ZnSO4 है। और हाइड्रोजन जो है गैस है, उसका फार्मूला, ये जो इसका सिंबल है वो H2 है। तो अब इनकी जो रेशो है, जिंक की यहाँ पे 1 मोल है, ये रिएक्ट करेगा 1 मोल H2SO4 के साथ, और इससे ZnSO4 का 1 मोल प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस का भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा। तो ये सब की जो है वो रेशो हम देख सकते हैं यहाँ पे। रिवर्सिबल रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन मूव्स बोथ वेज।
ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि दोनों सिम्टम में हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी हो रहे होते हैं और रिवर्स भी हो रहे होते हैं। यानी उनमें क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं और उसी वक्त यानी साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट बन जाते हैं। इनको जो है वो डबल एरो से शो करते हैं। डबल एरो जो है वो हाफ एरो, ऊपर वाला जो हाफ एरो ये शो करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे वाला हाफ एरो ये शो करता है कि जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। एग्जांपल है हमारे पास N2 3H2 2NH3। नाइट्रोजन जो है जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो ये अमोनी गैस बनाती है। ये रिएक्शन होगा ये रिवर्सिबल होगा, यानी ये दोनों सिम्टम में होगा, या ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं ये मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे और ये जो प्रोडक्ट बना हमारे पास NH3 ये जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट कर सकती है, यानी इससे दोबारा से ये चीज़ें बन सकती हैं। तो ये फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है, तो इसलिए जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो दोनों सिम्टम में हो जाता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस, ऐसे रिएक्शन जिनमें आयंस शामिल हों, यानी आयंस आपस में रिएक्ट कर रहे हों, तो वो भी उसको भी हम केमिकल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिल्वर AgCl सिल्वर क्लोराइड है, ये भी पानी में डिसॉल्व होता है। NaCl ये भी पानी में सॉल्युबल होता है, हल हो जाता है, इसलिए हमने इसको एक्वस, यहाँ पे AQ का मतलब है कि ये पानी में डिसॉल्व है, यानी एक्वस मीडियम में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो अब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो इससे सिल्वर का क्लोराइड प्रोड्यूस होता है AgCl, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा और साथ में सोडियम आयंस प्रोड्यूस होंगे और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होंगे, और ये दोनों जो है वो ये इक्वस मीडियम में ही होंगे। लेकिन ये जो AgCl है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी ये इनसॉल्युबल होता है और इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और वहाँ से ये जो प्रेसिपिटेट है इनको सेपरेट कर ले जाएगा।